वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता से अपने भारत दौरे की शुरुआत करने के बाद जिस तरह दिल्ली आकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उनसे लंबी बात की, उससे यह प्रतीति होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने को विशेष महत्व दे रहे हैं। आमतौर पर किसी देश का विदेश मंत्री पहले अपने समकक्ष से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री से भेंट करता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के मामले में यह क्रम टूटता दिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से लंबी बातचीत करने के बाद उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन इसकी महत्ता तभी है जब दोनों देशों के संबंधों में सुधार की प्रक्रिया वास्तव में गति पकड़े। भारत केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि अमेरिका उसकी प्राथमिकता में है और वह उसे खास महत्व दे रहा है, क्योंकि उसकी मौजूदा नीतियां भारतीय हितों के अनुकूल सिद्ध नहीं हो रही हैं। एक तो भारत अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते में देरी हो रही है और दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे रहे हैं जिसे अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने धोखेबाज करार दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव भी भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस टकराव के चलते ईरान ने जिस तरह होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित कर रखा है, उससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है। अमेरिका ईरान टकराव के कारण जो विश्वव्यापी ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, उसके लिए अमेरिका ही अधिक जिम्मेदार है। यह स्वाभाविक है कि अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वार्ता में पश्चिम एशिया संकट यानी ईरान का मुद्दा भी अवश्य चर्चा में आया होगा। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस पर जोर दे कि अमेरिका पश्चिम एशिया संकट प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए। इसी तरह वह व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़े। यह ठीक है कि भारत रवाना होने के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को एक महान देश और साझेदार बताते हुए यह कहा कि उसके साथ कई क्षेत्रों में काम करना है, लेकिन अभी ऐसा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीकी सहयोग के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करना बताया। देखना है कि उनकी यह यात्रा इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बन पाती है या नहीं। निस्संदेह देखना यह भी होगा कि अमेरिका 4 देशों के संगठन क्वाड को लेकर कितनी गंभीरता का परिचय देता है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि 21वीं सदी के इस युग में भी दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इन दिनों ऐसे ही दो मामले चर्चा में हैं। एक नोएडा की त्विषा शर्मा की अपनी ससुराल भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है और दूसरा ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का। दीपिका के स्वजन यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की दहेज के कारण जान ले ली गई। भोपाल के मामले ने तो इतना तूल पकड़ा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। दीपिका के भी स्वजन अपनी बेटी की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। दीपिका के परिवार के लोगों की माने तो उन्होंने उसकी शादी में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए और वह पक्ष को बहुत से उपहार दिए थे, फिर भी और दहेज की मांग हो रही थी। त्विषा शर्मा के ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने की व्यवस्था है कि दहेज के मामले केवल गरीब अशिक्षित परिवारों तक ही सीमित नहीं है। चूँकि दोनों ही मामलों की जांच जारी है, इसलिए अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए और भी नहीं क्योंकि कई बार दहेज प्रताड़ना के आरोप मिथ्या होते हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि दहेज निवारक अधिनियम उन कानूनों में से है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को लेकर उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि दहेज प्रताड़ना के सारे मामले झूठे होते हैं। यह एक कटु सच्चाई है कि कई बार वधुएं दहेज के कारण इतना प्रताड़ित होती हैं कि वे आत्महत्या कर लेती हैं। तथ्य यह भी है कि दहेज हत्या के मामलों में सजा होती रहती है। ऐसे मामले सभ्य समाज के लिए शर्म की बात हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेटी के विवाह में स्वेच्छा से उपहार देने वाले माता पिता को कई बार वर पक्ष की बेजा मांगों को भी मानना पड़ता है। वास्तव में ऐसे मामलों की गिनती करना कठिन है जिनमें दहेज मांगा जाता है। कुछ मामलों में तो विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती है। ऐसा उन युवतियों के साथ भी हो रहा है जो नौकरी करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2024 में दहेज हत्या के 5,735 मामले दर्ज हुए। हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि दहेज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे बीच अब भी मौजूद है। इस बुराई को केवल कानून के सहारे खत्म नहीं किया जा सकता, इसमें समाज का सहयोग आवश्यक है। दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले यही बताते हैं कि हम अभी
आदर्श समाज बनने से दूर हैं। स्टॉप।